हेलो अमिकोस। वीडियो का एक ही काम है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। कम टाइम के अंदर में ज़्यादा रिवाइज कर लेना है। इसके एमसीक्यूज़ बायोशाला की ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं आज के दिन के लिए, और बाकी सारा कंटेंट अगर डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो आपको बायोशाला की ऐप पे मिल जाएगा। बस आओ शुरू करते हैं। चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहला पैराग्राफ देख लेते हैं भाई। काम है हमारा इसकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जिसके जितने भी आइडियाज़ हैं उनको उठा करके साइड कर देना। शुरुआत करते हैं कहाँ से? यहाँ से। पहला पैराग्राफ बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो, ऐसा है कि हाथी के बच्चे का हाथी होता है, इंसान के बच्चे का इंसान ही होता है। कुछ तो चीज़ है ना जो कि कंजर्व रह रही है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंजर्व रह रही है, जो कि लिविंग बीइंग्स के अंदर में होता है। और आज की तारीख में हम ये जानते हैं कि वो चीज़ जो है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, वो असल में डीएनए है। डीएनए के ऊपर बैठा क्रोमोसोम, डीएनए से बना हुआ है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर बैठा हुआ है जीन, और जीन की अलग अलग फॉर्म्स को कहते हैं अलील। अगला पैराग्राफ कि भाई देखिए, ऐसा दो तरीके के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें बच्चे जो हैं वो आइडेंटिकल बनेंगे, और एक है जो कि हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर में थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं। तो हमारा भाई हमसे मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन फिर भी अंतर होगा, लेकिन कुछ कैरेक्टर होंगे जो सिमिलर होंगे। तो कुछ तो है जो कि पास हो रहा है, कुछ तो है जो मिक्सअप हो रहा है। अगला पैराग्राफ इस चीज़ को कि आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर में कैरेक्टर का जो है ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको इनहेरिटेंस बोल देते हैं। भाई पापा मम्मी से बच्चों के अंदर में प्रॉपर्टी का जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। भाई आपने क्या कमाया अपनी इनहेरिटेंस में, जब बोलते हैं। और इससे कि जा कैसे रहा है, क्यों जा रहा है, कब जा रहा है, वो पूरी की पूरी जो ब्रांच है वो जेनेटिक्स हो जाएगी। हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा कि जो इनहेरिटेंस है, जो मम्मी पापा से बच्चों में जाता है, वो डायरेक्टली नहीं जाता है, वो वैसे थोड़ा सा खिचड़ी बन करके जाता है। उसको बोलते हैं कि कैरेक्टर्स में थोड़ा अंतर आ जाना, वेरिएशन आ जाना। इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जो कैरेक्टर हैं वो पास होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर में। और वेरिएशन है कि माँ बाप से बच्चा जो है वो कितना अलग है, किस डिग्री तक प्रोजेनी जो है वो अलग है, डिफर करता है पेरेंट्स से। अगला पैराग्राफ, ऐसा नहीं है कि ये बात हमें पता नहीं है, हमने इस बात को बहुत पहले से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था। क्या? हाँ, कि भैया हम जो है कैरेक्टर को पकड़ सकते हैं। मतलब एक गाय अगर बढ़िया दूध दे रही है तो उसी गाय के बच्चे की संभावना है कि वो भी ज़्यादा दूध दे। तो वहाँ से हमने 8-10 हज़ार साल पहले से ही हम सिलेक्टिवली ब्रीडिंग अपने जो कैरेक्टर जो हम चाहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएं, उनको हम कराते जा रहे हैं। एक ज़माने में 9-9 फुट का गेहूं का पौधा होता था, हमने उसका हाइट कम करा दिया। कैसे? सिलेक्टिवली ब्रीडिंग। गाय पहले इतना दूध नहीं देती थी, आज की तारीख में गाय इतना दूध देती है। कैसे? सिलेक्टिवली ब्रीडिंग। जो है जो कुत्ता है वो आज की तारीख में बड़ा खूंखार हुआ करता था, उसको हमने प्यारा क्यूट सा बना दिया। क्या? सिलेक्टिवली ब्रीडिंग। तो हमें जो कैरेक्टर चाहिए थे, हमने वो जब इनकॉर्पोरेट करवा दिए तो उनको कहते हैं सिलेक्टिवली ब्रीडिंग। साहिवाल काऊ जो एग्जाम्पल है वो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। हम जो लोग 8-10 हज़ार साल पहले या कुछ हज़ार साल पहले ये काम करा रहे थे, उसका उनको इनका साइंटिफिक आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी वो करा पाते थे उस काम को। दे न्यू कुछ तो इस तरीके का बढ़िया से काम कर जाता है। 5.1 बात करेंगे मेंडल भाई साहब की। मेंडल भाई साहब जो हैं वो उन्होंने सारे के सारे वही सिलेक्टिवली ब्रीडिंग वाले हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट लगाए। भाई पहले के लोग तो लगा देते थे एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट्स को खा लेते थे। इन्होंने बोला देखते हैं कि होता क्या है। तो उन्होंने 7 साल 56 से 63 तक ये काम किया। अब उनकी ख़ास बात ये रही कि उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करा, मैथमेटिकल लॉजिक लगाया, और उनका जो पेपर था उसके अंदर में मैथमेटिक्स ज़्यादा घुसी हुई थी, जिसके कारण लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाए उतना जितना कि बायोलॉजी कम्युनिटी में आमूमन बायोलॉजी वालों को एक्सेप्ट। भाई बायोलॉजी वालों को वैसे ही मैथ से डर लगता है नहीं। लार्ज सैम्पल साइज उन्होंने बहुत ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, अगर आपने एक बार केले के छिलके पर गिर गए और बारिश हो गई तो इट डज़ नॉट मीन कि आपके केले के छिलके पर गिरने से बारिश होती है। हाँ, अगर आप 100 बार गिरे और 100 बार बारिश हो जाए अलग अलग कंडीशन के अंदर में, तब हम शायद इस बात में मानने लगें, लेकिन अभी तो नहीं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज़ बड़ा ज़रूरी होता है साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए।
इससे आपके काम को क्रेडिबिलिटी मिलती है कि भाई आपने जो काम किया है वो केवल ऐसे ही तुक्के में नहीं हो गया है, प्रोबेबिलिटी की वजह से नहीं हो गया, वाकई में उसके पीछे एक बेसिस है। और वहीं से जनरल रूल निकालेगा इनहेरिटेंस के लेकर के। जो काम कर रहे थे हमारे मेंडल साहब वो गार्डन पी पे कर रहे थे, पाइसम सटाइवम पे कर रहे थे, पाइसम सैटिवम, जो भी आप बोलना चाहें। वहाँ पर एक कैरेक्टर, जैसे कि कैरेक्टर का मतलब होता है हाइट, और उसके दो ऑपोजिट, मतलब उसके दो ऑपोजिट आपस में ऑपोजिट ट्रेट देखने के लिए मिले। ट्रेट का मतलब होता है लंबा या छोटा। तो कैरेक्टर हो गया हाइट। हाइट होती है दो तरीके की, या तो लंबी या तो छोटी। उसी तरीके से उन्होंने बहुत सारी एक लिस्ट चुनी कैरेक्टर्स की जिनके ऊपर उन्होंने काम किया। और वो जो ये काम कर रहे थे वो कोई अलग तरीका नहीं है, वो ये काम कर रहे थे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से। वो मटर का पौधा लेते थे, मटर के पौधे के ऊपर फूल लगा हुआ है, फूल होता था बंद, क्लिस्टोगैमस, उसको खोलते थे। खोल करके जो उसके जो स्टेमन वाला पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ट्रेट जो थे, उसको कैंची से काट देते थे। उसको आप इमैस्कुलेशन कहते हैं। और इमैस्कुलेशन के बाद अपने डिज़ायर्ड वाले पॉलन ग्रेन लेकर के छिड़क देते थे फीमेल वाले पार्ट पे और उसको बंद कर देते थे। उसको कहते थे भाई बैगिंग। ये सब आप जान चुके हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लाइन बनाना शुरू किया। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लाइन क्या होती है? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लाइन का मतलब होता है कि आपके पास गोले वाले मटर के दाने थे, आपने गोले वाले मटर दाने को गोले वाले मटर दाने से रिप्रोडक्शन कराया और गोला मटर दाना ही निकला, और आप तब तक कराते रहे तब तक जब तक कि गोले गोले ही आए चले जा रहे हैं बार बार जेनरेशन्स में। उसी तरीके से आपने सिकड़े हुए रिंकल्ड जो मटर के दाने होते हैं उनको आपस में रिप्रोडक्शन कराना शुरू किया, और तब तक कराते गए जब तक आपके केवल और केवल आप बार बार कराए चले जा रहे हैं और रिंकल्ड सीड ही आए चले जा रहे हैं। इसको कहते हैं प्योर लाइन का बनाना, कि आप इस तरीके से प्योर लाइन बनाया करते थे। ओके, प्योर लाइन उन्होंने बना ली। कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन किया, ये अभी डिस्कस किया हमने। और जब तक स्टेबल कैरेक्टर उसने शो करना शुरू नहीं कर दिया कि लंबा पौधा है तो लंबा ही रहे, छोटा पौधा है तो छोटा ही रहे, तो उसको कहते हैं कि आपने कई जनरेशन तक उसको सेल्फ पॉलिनेशन करा करके प्योर कर लिया है। मेंडल ने 14 ऐसे अलग अलग प्लांट की वैरायटीज़ के प्योर वेरिएशंस या वेरिएंट्स बना लिए, और बस वही थे। अच्छा, ये हुआ पार्ट। ये है आपका वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेंडल ने लिए थे, और ये हैं उनके कंट्रास्टिंग 2 वर्जन। लंबा पेड़ पौधे की हाइट है तो लंबा या छोटा हो सकता है, फ्लावर है वो वायलेट या वाइट हो सकता है। 5.2 एक जीन का इनहेरिटेंस। देखिए हम हैं बने हुए किससे? शरीर से। मेल के पास क्या है? टेस्टिस के अंदर में क्या होता है? स्पर्म। लेकिन स्पर्म जो है वो क्या है? गैमीट है। मैं कौन हूँ? आदमी हूँ। आदमी क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। तो मेरे हर एक सेल के अंदर में मेरे क्रोमोसोम के 2 वर्जन मौजूद हैं, क्योंकि मैं डिप्लॉइड हूँ ना। और मेरे ऐसे ही किसी डिप्लॉइड सेल से क्या बनेगा? ऐसे ही किसी डिप्लॉइड सेल से मेरा स्पर्म बनेगा मियोसिस के थ्रू, और अल्टीमेटली एक ऐसा सेल बन जाएगा, एक ऐसा स्पर्म बन जाएगा जिसके अंदर में 23 क्रोमोसोम होंगे। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, एक डीएनए का सीक्वेंस था, और उस डीएनए के सीक्वेंस को मान लीजिए टी, ठीक है। अब हुआ क्या? अब एक बार ऐसा हुआ कि जो भाई डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता जा रहा है पॉपुलेशन में। सारे के सारे उस ज़माने में सारे के सारे लंबे पौधे ही मिला करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ? म्यूटेशन हो गई, रैंडम म्यूटेशन हो गई किसी के पौधे में। और जब एक नॉर्मल मेरा डीएनए था, उसको मैंने बोला कि जब वो लंबा पौधा बना रहा है तो वो कैपिटल टी है, और जैसे ही म्यूटेशन हो गई तो म्यूटेशन होने की वजह से वो पौधा छोटा रह गया, और उसको मैंने रिसेसिव अलील का नाम दे दिया। लेकिन हम जानते हैं कि अब दुनिया के अंदर में 2 तरीके की अलील बन गई हैं। तो देखिए, जीन तो सेम ही है, जीन तो हाइट का ही है, लेकिन हाइट 2 तरीके की हो रही है। तो 2 तरीके के कैरेक्टर को दिखाने के लिए उनका डीएनए भी तो अलग अलग ही होगा। तो क्या है? वो अलील है अलग अलग, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन है हाइट का, और उसी ही की 2 वर्जन मिल रहे हैं मुझे।
एक कैपिटल टी वाला और एक म्यूटेटेड वर्जन जिसको मैंने स्मॉल टी का नाम दे दिया है। अब चूंकि ऑर्गेनिज्म तो होते हैं डिप्लॉयड, और ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड होंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ऑर्गेनिज्म 2-3 तरीके हैं जिससे ये 2 अलील ले सकता है। मान लीजिए 2 तरीके की टॉफ़ियाँ हैं और आपको अलाउड है 2 टॉफ़ी लेना, तो हो सकता है कुछ दोनों यही वाली टॉफ़ी ले लें, कैपिटल टी। और जब आप कैपिटल टी ले लेते हैं तो उसको कहते हैं टॉल, पौधा जो है वो टॉल बनेगा, लेकिन इसको कहते हैं होमोजाइगस। होमो सेम जैसा है ना, सेम होमोजाइगस, और चूंकि लंबा है तो डोमिनेंट है। अब ये हो सकता है एक बच्चा एक कैपिटल टी की टॉफ़ी ले ले, एक स्मॉल टी की टॉफ़ी ले ले, इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। और चूंकि हेट्रोजाइगस है तो क्या दिखेगा, ये दिखने में भी हेट्रोजाइगस जो है, जब इसको बो देंगे इस सीड को तो ये पौधा जो है टॉल निकलेगा। अगर एक टी कैपिटल भी है तब भी पौधा क्या शो करेगा, वो अपना टॉल फिनोटाइप ही शो करेगा। और क्या लिया जा सकता है, स्मॉल टी लिया जा सकता है, वो मेरा होमोजाइगस हो जाएगा, ये रिसेसिव हो जाएगा। जो हमने जानकारी ली है पिछले 5 मिनट के अंदर में, वो आपको नहीं भी आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो केवल रिवीजन हम कर रहे हैं इसलिए है, क्योंकि अगर शुरू से पढ़ाया जाता है तो फिर ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, ये केवल रिवाइज करने के लिए है। आइए ज़रा, प्योर लाइन का मतलब क्या था कि भाई आपके पास एक ऐसा सीड है जो कि राउंड है, आपने राउंड करके उससे क्या ले लिया, राउंड ले लिया, ओके फाइन। आपके पास रिंकल्ड सीड है, रिंकल्ड सीड को आपस में रिप्रोडक्शन करा के आपने रिंकल्ड की प्योर लाइन ले ली, ओके फाइन। अब क्या देखेंगे आपके इसमें से एक सीड को ले लीजिए, ओके ले लिया, और इसमें से एक सीड को ले लीजिए, ले लिया। ये दिखने में कैसा होगा, ये ऐसा होगा, इसके पास क्या होगा, कैपिटल आर होगा, या कहें तो कैपिटल टी होगा आपकी एनसीईआरटी के मुताबिक, लेकिन कोई भी ले लो, रटना थोड़ी है, समझना है तो कोई भी क्रॉस ले ली जाए। और यहाँ पर स्मॉल आर होगा रिंकल्ड के लिए। जब इन दोनों को रिप्रोडक्शन करा करके देखा गया तो देखा गया कि सारे के सारे जो है राउंड आ रहे हैं, और टॉल और डॉर्फ को जब रिप्रोडक्शन करा करके देखा गया तो देखा गया सारे के सारे टॉल आ रहे हैं। तो F1 जनरेशन में, किसमें, ये इसको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, और इसके तुरंत बाद वाली जो जनरेशन होती है उसको कहते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब होता है फीलियल का मतलब बच्चा, तो पहले बच्चे की जो जनरेशन है उसको हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं। लेकिन खास बात ये रही कि हमने अब क्या किया, यहाँ से एक सीड यहाँ ले लिया और एक सीड जो है यहाँ ले लिया, मतलब इन्हीं को आपस में रिप्रोडक्शन हमने करा करके देखा। जब हमने सेल्फिंग करा करके देखी तो सेल्फिंग में ये F2 जनरेशन आ गई, और F2 जनरेशन में हमने देखा कि किस तरीके से 3 तो आ रहे हैं राउंड और एक आ रहा है रिंकल्ड, 3 तो आ रहे हैं टॉल और एक आ रहा है डॉर्फ। तो होता क्या है कि देखिए, हम जानते हैं कि जो पेड़ है वो डिप्लॉयड होता है, और हर कैरेक्टर के हर व्यक्ति जो है वो क्योंकि डिप्लॉयड होता है तो उसके पास 2 सेट होंगे। तो इसके पास क्या था, कैपिटल आर, इसके पास था स्मॉल आर। तो इन्होंने गैमीट बनवाए होंगे। तो गैमीट कैसे बने होंगे, इसके गैमीट बने होंगे कैपिटल आर और इसके गैमीट बने होंगे स्मॉल आर। फर्टिलाइजेशन में कैपिटल आर ये आ गया, स्मॉल आर ये आ गया, और हर कोई ऐसा ही बनेगा। मगर जब हमने इनको आपस में फर्टिलाइज कराया तो क्या देखा कि भैया ये रहा, इसको मैं लिखूंगा लेफ्ट साइड पे पुनेट स्क्वायर में, और इसको मैं लिख लूँगा राइट साइड पे। तो मैंने देखा कि यहाँ मैं लिखूंगा कैपिटल आर, यहाँ मैं लिखूंगा स्मॉल आर, यहाँ मैं लिखूंगा कैपिटल आर, यहाँ मैं लिखूंगा स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। इस तरीके से मेरे पास टोटल 4 प्रोजेनी आई। 4 में से 3 तो राउंड थी और एक जो थी वो रिंकल्ड थी। ये जो राउंड और रिंकल्ड होता है, क्योंकि ये देखने में राउंड और रिंकल्ड है, इसको कहते हैं फिनोटाइप, दिखने में कैसा है। और चूंकि जेनेटिक लेवल पे अगर हम देखें तो एक राउंड था होमोजाइगस राउंड, एक था मेरे पास, 2 थे मेरे पास होमोजाइगस, 2 थे मेरे पास हेट्रोजाइगस, और एक था मेरे पास होमोजाइगस रिसेसिव। इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। 1, 2, 1 वाला जो है जीनोटाइप होता है। और यही चीज़ जो है पूरी की पूरी आपकी कहाँ लिखी हुई है, यही चीज़ जो है पूरी की पूरी यहाँ लिखी हुई है कि एक जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है।
अब चूंकि रिवीजन कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हैं, केवल और केवल रिवाइज कर रहे हैं मेरे साथ। मेंडल ने जब ये काम किया था तो उसका रेशियो 3:1 नहीं आता था हर बार। उनका रेशियो आता था ऐसा कि 2.96 रेशियो 1, 3.01 रेशियो 1, 2.95 रेशियो 1, 2.82 रेशियो 1, इस तरीके का उनका रेशियो जो है आता था। तो उन्होंने बोला शायद जो रेशियो है वो कहाँ जाना चाह रहा है, वो 3:1 पे जाना चाह रहा है। तो खैर ये आप ना भी करें तो चलेगा, एनसीईआरटी की लाइन नहीं है। अब मेंडल ने जो चीज़ें ऑब्जर्व की उसके बेसिस पर क्या निकाले गए, उसके बेसिस पर कुछ रूल बना लिए। क्या कि मेंडल ने जो बोला था उसके बेसिस पे हमने देखा कि कुछ तो है जो कि एक पेरेंट से बच्चों के अंदर में जा रहा है, जो कि बिना बदले जा रहा है। और जो चीज़ पेरेंट्स से बच्चों में जा रही है बिना बदले, उसको उन्होंने फैक्टर का नाम दिया। और आज की तारीख में हम उसको किसके नाम से जानते हैं? जीन्स के नाम से जानते हैं। जीन क्या होता है? जीन डीएनए का एक टुकड़ा होता है, एक जीन का एक क्या है, डीएनए का टुकड़ा है। और वो डीएनए का टुकड़ा जो है क्या कर सकता है, वो डीएनए का टुकड़ा कुछ कोड कर सकता है, क्योंकि डीएनए है तो जीन, और जीन है तो उसको कोई पढ़ सकता है। जीन है और जीन के ऊपर आपका जीन का टुकड़ा है, जीन के टुकड़े से आपके प्रोटीन बन जाते हैं, और उसी टुकड़े को एलील कहते हैं, जिस टुकड़े से प्रोटीन बन सकते हैं। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई हम कैपिटल टी को दिखाएंगे टॉल के लिए और स्मॉल टी को दिखाएंगे डॉर्फ के लिए। और चूंकि इंसान और प्लांट की मतलब कि पी प्लांट जो है दोनों के दोनों डिप्लॉयड होते हैं, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कोई भी दो चीज़ें ले सकते हैं। तो एक थे जिन्होंने कैपिटल टी ले लिया, इनको हमने बोल दिया होमोजाइगस डोमिनेंट या होमो, ठीक है। और एक थे जिन्होंने कैपिटल टी ले लिया और स्मॉल टी ले लिया, उनको हमने बोल दिया हेट्रोजाइगस। और कुछ थे जिन्होंने स्मॉल टी ले लिया, उनको कह दिया हमने होमोजाइगस रिसेसिव वैसे भी होमोजाइगस होता है, तो रिसेसिव होमोजाइगस शब्द अगर इसके लिए आप ना भी बोलेंगे तो भी चलेगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी की सारी। अब वही चीज़ जो हमने ऊपर देखी थी वही चीज़ यहाँ पर भी करके दिखाया हुआ है। भाई देखिए, जब आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को देख रहे हों, मतलब मान लीजिए केवल आप यहाँ पर हाइट को देख रहे हैं, तो हाइट को देख रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड, तो एक ही चीज़ का हाइब्रिड आप बना रहे हैं, एक ही कैरेक्टर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो जब मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले को आपस में क्रॉस कराऊंगा तो क्या होगा? देखिए, कैपिटल टी ये तो प्लांट है, टॉल है, और इसका जीनो ये तो हो गया इसका फिनोटाइप पे टॉल है। जीनोटाइप क्या होगा इसका? कैपिटल टी। अब इसके गैमिट बनेंगे कैसे? तो कैपिटल टी भी इसका गैमिट बन सकता है और कैपिटल टी भी इसका गैमिट बन सकता है। उसी तरीके से ये है डॉर्फ इसका फिनोटाइप है। फिनोटाइप का गैमिट क्या है? स्मॉल टी। और इसका गैमिट क्या बन सकता है? स्मॉल टी। और स्मॉल टी मियोसिस से गैमिट बनते हैं ना। और फिर हमें देखने को मिलेगा कि सारे के सारे प्लांट जो हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे हैं। तो इनको कह देते हैं हम हेट्रोजाइगस टॉल। आप देखिए कि F1 जेनरेशन के अंदर में हो सकता था कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो डॉर्फ हो जाते, या F1 जनरेशन में हो सकता था कि सारे के सारे बच्चे जो हैं टॉल हो जाते। F1 जनरेशन में जो भी फिनोटाइप नज़र में आएगा, ध्यान से सुनिए, F1 जनरेशन में जो भी फिनोटाइप नज़र में आएगा वही कहलाता है आपका डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, अगला अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी उठा लिया, उसी ही का एक भाई बहन उठा लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ह्यूमंस में ये कराना पॉसिबल है नहीं कि आप भाई और बहन की, सगे भाई और बहन की आपस में रिप्रोडक्शन कराएं और उसको फिर एनालाइज करें। तो लेकिन ये प्लांट में संभव है, तो हम कहते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर से कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में देखिए सेल्फिंग कराएंगे तो देखेंगे तो ये जो टॉल है, अब ये कैसा टॉल है? कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है। अब क्या होगा? अब इसमें से एक गैमेट बन जाएगा कैपिटल टी वाला और एक गैमेट बन जाएगा स्मॉल टी वाला। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक गैमेट बन जाएगा कैपिटल टी वाला और यहाँ बन जाएगा स्मॉल टी वाला। जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरीके से कुछ रेशियो नज़र में आएगा, और वो रेशियो कैसा है कि 3 तो हैं टॉल, ऊपर के जो 3 हैं ये तीनों टॉल हैं, और एक है डॉर्फ। तो टॉल और डॉर्फ का जो रेशियो है, जो फिनोटाइप का जो रेशियो है, वो 3:1 का है। और स्मॉल टी वाला जो है वो क्या है? अब चलते हैं जीनोटाइप पे। तो जीनोटाइप में 3 है, एक ये, एक तरीके का ये, एक तरीके के ये दोनों,
और एक ये, टोटल 3। तो कैपिटल टी मतलब कि होमोजाइगस टॉल, 2 हैं कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेटेरोजाइगस, एक है कैपिटल स्मॉल टी मतलब कि होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर के मेथड से पढ़ना। अगले पेज पर ये जो पैराग्राफ है ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर वो पूरा का पूरा आपका a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab बन सकता है। ठीक है, तो उसको हम करके देख लेते हैं एक बार, जो लिखा हुआ है उसी को। देखिए हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसको a और b को न बोल करके ऐसा करूं, कैपिटल a और स्मॉल a कर दूं, तो क्या होगा फॉर्मूला, कैपिटल A का होल स्क्वायर स्मॉल a का होल स्क्वायर जमा 2 कैपिटल A स्मॉल a। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं बदला है। अब मैं क्या करूंगा, a को बदल दूंगा, कैपिटल A को बदल दूंगा कैपिटल T से और कैपिटल स्मॉल a को बदल दूंगा स्मॉल t से। ठीक है, कोई अंतर नहीं किया। और मैं क्या करूंगा, पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं 1/4 से जो है मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। उसकी वजह से मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, उसकी वजह से मुझे ये देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से फॉर्मूला लिखा नहीं है मैंने, बट अगर आप देखें तो आप क्या कर सकते हैं, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ, मतलब पॉइंट है कि आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए कि इसको हाफ से, तो पूरी की पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ कर लेते हैं, यहाँ हमने किया हुआ है, मतलब किताब ने किया हुआ है, हाफ जमा हाफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या देखने को मिलेगा, पहले मुझे इसका होल स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 टी स्क्वायर। ओके, 1/4 टी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/4 टी स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, टी मल्टीप्लाइड बाई टी। फिर इसका देखते हैं, 1/2 टी का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/4 स्मॉल टी का होल स्क्वायर, वो कैसा दिखेगा, ऐसा 1/4 टी मल्टीप्लाइड बाई टी, ये भी सही है। और जमा 2ab, 2 मतलब 2 लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय a क्या है मेरा, वो 1/2 मल्टीप्लाई मतलब 2 गुणा ये ऐसा है ना। तो 2 से तो 2 कट जाएगा और बचेगा मेरे पास केवल 1/2, केवल 1/2 बचेगा मेरे पास, वो ये रहा 1/2। और ए क्या है मेरा, ए है मेरा कैपिटल टी, बी है मेरा स्मॉल टी, तो ये रहा मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये लिटरली a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है। बस ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से आप देखिए मैथमेटिक्स पूरी घुसी हुई है मेंडल वाले काम के अंदर में। देखिए यहाँ पर अगला पैराग्राफ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए जीनोटाइप मतलब जो आप मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से आप ये बता सकते हैं कि रेशियो पता लगा सकते हैं। हमने रेशियो ही पता लगाया था कि 1:1:2:1 ये रेशियो निकलने का, प्रोबेबिलिटी के मुताबिक ये रेशियो निकलेगा। लेकिन अगर एक बार बच्चा पैदा हो गया और बच्चा आपको अगर टॉल नज़र आ रहा है तो वो टॉल जो है F2 जनरेशन का जो टॉल है वो कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, ये आप कैसे पता लगाएंगे, वो फिर मैथमेटिक्स से पता नहीं लगाया जा सकता। तो उसके लिए फिर एक चीज़ है, वो है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में आप क्या करते हैं, जो आपका टेस्ट क्रॉस के अंदर में आप ये करते हैं कि मतलब आपको पता नहीं है कि आपका जो टॉल प्लांट है वो कैसा है, वो ये वाला है कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। तो आप इसको क्या कराते हैं, आप उसको होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा करके देखते हैं। और जब आप होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा करके देखेंगे तो अगर सारे बच्चे टॉल आ सकते हैं, अगर सारे बच्चे टॉल आ गए तो समझ लेना कि आपका जो पौधा था वो था कैपिटल टी। और अगर आधे बच्चे टॉल आए और आधे बच्चे डॉर्फ आए तो समझ लेना कि आपका जो कॉम्पोजिशन था वो था कैपिटल टी स्मॉल टी। यही है टेस्ट क्रॉस का मतलब। वही लाइन दिखा रखी है, फूल है, आपको मालूम नहीं है कि फूल जो है कैपिटल W स्मॉल w है कि कैपिटल W है। आप क्या करेंगे, आप इसको होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे, स्मॉल w से क्रॉस कराएंगे। और अगर तो सारे बच्चे टॉल या सारे बच्चे जो हैं पर्पल आ गए तो समझ जाना कि ये क्या था, ये होमोजाइगस था, कैपिटल W था। और अगर आधे आ जाएं टॉल और आधे आ जाएं डॉर्फ, आधे आ जाएं पर्पल और आधे आ जाएं वाइट, तो समझ जाना कि हेटेरोजाइगस जो था जीनोटाइप था। तो इस तरीके से मेंडल जो अभी तक जितनी भी ऑब्जर्वेशन हुई उसके बिना पर 3 लॉ हमने डिस्कस करने हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है
कि भाई जो कैरेक्टर है, जो हाइट है, वो कंट्रोल होती है दो तरीके की यूनिट से, जिसको कहते हैं फैक्टर। मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, फैक्टर हैं। फैक्टर जो है वो पेयर में होते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं, तो ऑर्गेनिज्म या तो कैपिटल टी वाला होगा, या स्मॉल टी वाला होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा, तो वो पेयर में रहेंगे। अगर तो वो क्या है कि अगर डिसिमिलर है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उसमें से एक जो है वो डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, जैसे कि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। और इसी की वजह से हम 3:1 वाला जो रेशियो है वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेरे को बात बताइए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है भाई, सेग्रीगेट करने का मतलब होता है चीज़ों को अलग कर पाना, सेपरेट कर पाना। लेकिन सेपरेट आप किसको करेंगे? आप पानी को तो सेपरेट कर नहीं सकते। आपने दूध और रूह अफ़ज़ा मिलाया और पिंक कलर का सॉल्यूशन बना, उस पिंक कलर के सॉल्यूशन को आप हाथ से ऐसे अलग तो कर नहीं सकते। तो सेग्रीगेट किसको किया जा सकता है? सेग्रीगेट किया जा सकता है किसी चीज़ को जो कि सॉलिड हो। आपके पास लाल रंग के पत्थर हैं और सफ़ेद रंग के पत्थर हैं, मिल गए, अब आप आराम से उनको अलग अलग कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो डिप्लॉयड होते हैं हम, और हम जब गैमीट बनाते हैं तो आधे गैमीट जाते हैं एक में और आधे क्रोमोसोम जाते हैं एक में और आधे जाते हैं एक में, आधे फैक्टर जाते हैं एक में, आधे फैक्टर जाते हैं एक में, आधे जीन जाते हैं एक में, आधे जीन जाते हैं एक में। सभी चीज़ें घुमा फिरा करके एक ही चीज़ की बात हो रही है, जीन की। तो यही है। आइए ज़रा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बताता है कि किस तरीके से जब हम गैमीट बना रहे होते हैं उस वक्त पे आपके जो गैमीट या क्रोमोसोम उनको अलग किया जा सकता है। पहला पॉइंट, डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग शो नहीं कर। ब्लेंड क्या करता है? आप ब्लेंडर में क्या करते हैं? दूध डालते हैं, रूह अफ़ज़ा डालते हैं, ब्लेंड कर देते हैं दोनों को। तो ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। हाँ, आपने लाल पत्थर लिए कई सारे, सफ़ेद कंकड़ लिए कई सारे, दोनों को मिक्स किया और बहुत दूर से जाकर के देखेंगे तो शायद पिंक ढेर नज़र आए बहुत दूर से, लेकिन जब पास जाएंगे तो देखेंगे कि नहीं, लाल कंकड़ अलग हैं, सफ़ेद कंकड़ अलग हैं, उनको अलग किया जा सकता है। तो पॉइंट ये है कि आप कैरेक्टर्स को रिकवर कर सकते हैं। F2 जनरेशन के अंदर में कैरेक्टर जो है वापस से आ सकते हैं। मतलब आपके पास एक बार पिंक सॉल्यूशन आ गया तो पिंक सॉल्यूशन को, है ना, आपके पास लाल सॉल्यूशन था, सफ़ेद सॉल्यूशन था, दोनों को मिक्स किया, पिंक आया। अब जब आप पिंक को पिंक से रिप्रोडक्शन कराएंगे तो पिंक ही आएगा। लेकिन अगर ये चीज़ सॉलिड है तो पिंक को पिंक से कराने के बाद आपका सफ़ेद भी आएगा, लाल भी आएगा और पिंक भी आएगा। तो वहाँ से ये बात आ रही है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या है? मतलब कि पेरेंट के पास 2 एलील होती हैं गैमीट फॉर्मेशन के वक्त में, और क्या होता है कि एक जो है वो दोनों जो फैक्टर या एलील हैं एक दूसरे से क्या होती हैं, सेग्रीगेट करेंगी, एक दूसरे से अलग होंगी और इस तरीके से अलग होंगी, इस तरीके से अलग होंगी कि गैमीट जो है वो रिसीव करेगा केवल और केवल 2 में से एक फैक्टर। मतलब कि कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी इधर, कैपिटल डब्ल्यू इधर, स्मॉल डब्ल्यू इधर, इस तरीके से। अगर होमोजाइगस पेरेंट है कैपिटल टी, तब तो सिमिलर गैमीट बन जाएंगे, क्योंकि कैपिटल टी अगर इधर है तो यहाँ भी कैपिटल टी और यहाँ भी कैपिटल टी। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फिर 2 अलग अलग तरीके के गैमीट बनेंगे। फिर इधर बनेगा कैपिटल टी और इधर बनेगा स्मॉल टी। अगला टॉपिक है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस हम जानते हैं कि भाई कैपिटल टी जब स्मॉल टी को पूरे तरीके से शांत कर दे, केवल अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो उसको कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये होता है कि ये इस पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है, स्मॉल टी कैपिटल टी पे डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है, और उसके चक्कर में दोनों थोड़ा थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। हमारे पास एक वैरायटी है स्नैपड्रैगन एंटीराइनम स्पीशीज़ है, यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो शो होता है। क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? कि आपके पास लाल फूल है और आपके पास वाइट फूल है, तो लाल फूल कैपिटल आर, वाइट फूल स्मॉल आर। अब ये गैमीट बनेंगे, गैमीट कैसे बनेंगे? यहाँ पर एक ही तरीके का गैमीट बनेगा कैपिटल आर, यहाँ पर एक ही तरीके का गैमीट बनेगा स्मॉल आर, और दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे। क्या बनेगा? अब जो भाई अगर ये डोमिनेंट होता, अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस होता, तो ये या तो रेड बनता और या तो ये वाइट बनता।
है ना। अगर ये वाइट बनता तो वाइट को डोमिनेंट कह देते, अगर ये रेड बनता तो रेड को डोमिनेंट कह देते, लेकिन ये बना है पिंक, जो कि दोनों से ही मेल नहीं खाता है। तो देखिए एनसीईआरटी ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो डेफिनेशन दिया है कि जो प्रोजेनी है, जो F1 वाला जो प्रोजेनी है, वो किसी भी पेरेंट से मेल नहीं खाएगा। और डोमिनेंस की डेफिनेशन ये है जो प्रोजेनी है वो एक पेरेंट से तो मेल खाएगा पूरा का पूरा। अब चूंकि यहाँ किसी भी पेरेंट से मेल नहीं खा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम कर रहा है। ये बताया जा सकता है कैसे, कि अगर पिंक वाले को पिंक वाले से ही रिप्रोडक्शन कराया जाए तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि चीज़ें जो है सॉलिड हैं और अलग की जा सकती हैं। तो यहाँ अगली जनरेशन में, F2 जनरेशन में, हमें पिंक भी मिलना चाहिए, हमें रेड भी मिलना चाहिए, हमें वाइट भी मिलना चाहिए, और यही बात प्रूव करती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। और बाकी तो हम जानते हैं कि इसके अंदर में आप देखिए कि कैपिटल आर, तो उसके जो गैमेट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, गैमेट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और बनेगा आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। तो दो बने पिंक, दो बने, एक बना रेड, एक बना वाइट। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है, देखने वाला जो रेशियो है, बिल्कुल बराबर है जीनोटिपिक रेशियो के। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है इसके अंदर में बराबर आएगा। तो यहाँ तो यही बातें लिखी हुई हैं सारी की सारी। देखिए ये वही, मतलब अब इसको दोबारा से डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है, तो वही सेम चीज़ें जो लेफ्ट साइड में थी। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, यहाँ आ जाते हैं कि भैया यहाँ क्या कहना चाह रहा है। यहाँ देखिए, इसको इस चीज़ से समझने की कोशिश कीजिए। डोमिनेंस का क्या मतलब है। मान लीजिए आपके पास डीएनए का एक टुकड़ा है या जीन का एक टुकड़ा है। अब जीन है तो हो सकता है कि वो वैसा का वैसा ही रह जाए आगे वाली जनरेशन में, हो सकता है उसमें यहाँ पर म्यूटेशन हो जाए, हो सकता है उसमें यहाँ पर म्यूटेशन हो जाए, हो सकता है भाई अलग अलग जगह म्यूटेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। सेम जीन में अलग अलग जगह म्यूटेशन हो सकती है। अब जहाँ म्यूटेशन बिल्कुल नहीं हुई है वहाँ पर हो सकता है बिल्कुल नॉर्मल प्रोटीन बने, और वो प्रोटीन बिल्कुल नॉर्मल एंजाइम है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। इसको कहते हैं अलील नंबर 1। और फिर है अलील नंबर 2। वो अलील क्यों है? अलील का मतलब ही यह है कि जीन तो सेम है, बस एक आध म्यूटेशन हो गई है। तो मान लीजिए जीन नंबर 2, उसमें यहाँ म्यूटेशन हो गई है। अब हो सकता है कि नॉर्मल प्रोटीन ही बन जाए, और हो सकता है कि ऐसा एंजाइम बन जाए जो कि थोड़ा कम एफिशिएंट है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो एंजाइम तो बने लेकिन एंजाइम कोई काम ना कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि भैया प्रोटीन का बनना ही रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यही होता है कि इस तरीके से बनते हैं आपके एक जीन से अलग अलग तरीके के अलील, क्योंकि उनमें हो जाती है अलग अलग तरीके की म्यूटेशन। और जब म्यूटेशन हो जाती है तो म्यूटेशन होने के बाद क्या हो सकता है कि जो अब नई अलील बनी हो सकता है वो नॉर्मल ही रह जाए, हो सकता है वो लेस एफिशिएंट हो, एंजाइम बनाने लगे, हो सकता है वो एंजाइम तो बनाए लेकिन वो एंजाइम नॉन फंक्शनल हो, और हो सकता है कि वो एंजाइम ही ना बनाए। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि क्यों दो तरीके की जो अलील हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, अब हमने इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे कोडोमिनेंस वाले कॉन्सेप्ट पे। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से एक जीन है, उस जीन के अंदर में हो सकता है एक जगह म्यूटेशन हो जाए, उस जीन में हो सकता है दूसरी जगह म्यूटेशन हो जाए, किसी और हो सकता है तीसरी जगह म्यूटेशन हो जाए। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में हो रहा है ना, क्योंकि लोग तो इतने सारे हैं ही। कोई धूप में गया तो म्यूटेशन हो गई, कोई बेकार सी कंपनी में काम कर रहा है तो म्यूटेशन हो गई, कोई कुछ और कर रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, उसकी वजह से म्यूटेशन हो गई। तो ये म्यूटेशन अलग अलग इंडिविजुअल में हो सकती है, और उसकी वजह से अलग अलग अलील बन सकती है। तो एक जीन था, जीन का नाम था आई, और आई में म्यूटेशन हुई तो पहली म्यूटेशन हुई तो उसको बोल दिया आई ए, दूसरी म्यूटेशन हुई तो उसको बोल दिया आई बी, तीसरी म्यूटेशन हुई तो उसको बोल दिया आई ओ। अब जो आई ए है वो एक ऐसा एंजाइम बनाता है, ऐसा प्रोटीन बनाता है, वो एंजाइम जाकर के आरबीसी के ऊपर ए नाम का क्या लगाता है, शुगर लगाता है। भाई आई ए, अब जो म्यूटेशन हुई है उस म्यूटेशन से अब ऐसा एंजाइम बनता है, वो एंजाइम अब क्या काम कर रहा है, मेरे आरबीसी के ऊपर जाकर के ए लिख रहा है। म्यूटेशन दूसरी जगह हुई, उसकी वजह से एक नई अलील बनी आई बी, और आई बी अलील बनने के बाद जो नया प्रोटीन या नया एंजाइम बन रहा है वो आरबीसी के ऊपर जाकर के क्या लगा रहा है, बी लिख रहा है। तो उसने बी लिख दिया इस तरीके से।
और एक है हमारा IO। IO का मतलब शून्य है, जीरो है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटीन ही नहीं बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल अभी जैसे डिस्कस किया था। अब हम मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास 3 तरीके की अलील मौजूद है। और इंडिविजुअल ह्यूमन कैसे होते हैं, ह्यूमन तो 2 ही ले सकते हैं क्या, अब 2 क्या ले सकते हैं, AA BB OO या AB BO या फिर AB, इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनवा सकते हैं वो लोग अपने। अच्छा, और अब जब अपने कॉम्बिनेशन बनवाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो सकता है IA ले ले तो हो सकता है ब्लड ग्रुप A हो जाए, IB ले ले तो AB हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने अलग अलग ब्लड ग्रुप बनते हैं और इसी चीज़ को कहते हैं कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ये। आइए ज़रा कोडोमिनेंस पे चलेंगे। आगे है अगला, मतलब जो डिस्कस कर रहे थे हम वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के अंदर में हम अगर पहला पॉइंट डोमिनेंस, अगर F1 प्रोजेनी किसी एक पेरेंट से 100% मिल रही है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों पेरेंट में से किसी से नहीं मिल रही है। और कोडोमिनेंस, अगर आपका दोनों पेरेंट से पूरा मिल रही हो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन दे दी है। कोडोमिनेंस के अंदर में F1 जनरेशन रिजेंबल करती है दोनों पेरेंट से। इसका जो एग्जांपल है वो है ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, और उसके अंदर में AB किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेंगे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। आइए अगला, ABO ब्लड ग्रुपिंग का जो एग्जांपल है वो मल्टीपल अलील्स का भी एग्जांपल है। हम जानते हैं ना, IA IO IB ये सारे के सारे 3 अलील हो गए, 2 से ज़्यादा अलील, मतलब मल्टीपल अलीलिज्म। और तीनों के तीनों अलील मिल करके एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा है, एक से ज़्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। मतलब अब कैपिटल T स्मॉल t केवल हाइट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक जीन है B और उसकी अलील है कैपिटल B और स्मॉल b, और हम देख रहे हैं और ये क्या किस चीज़ को रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है स्टार्च के सिंथेसिस को। लेकिन स्टार्च के सिंथेसिस को रेगुलेट करने की वजह से वो सीड के साइज और सीड की शेप दोनों को मॉनिटर कर सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पर एग्जांपल है किसका, कि कैपिटल B है और कैपिटल B है, स्मॉल b है। तो कैपिटल B वाले जो होते हैं वो राउंड होते हैं, और कैपिटल B स्मॉल b वाले कैसे होंगे, वो भी राउंड ही होंगे, लेकिन स्मॉल b वाले हो जाएंगे स्मॉल, मतलब कि रिंकल्ड। तो पॉइंट है कि यहाँ पर देख लेते हैं इसमें इस तरीके से कि आपका जीन है B, उसकी अलील है 2, कैपिटल B और स्मॉल b। सबसे पहले बात करेंगे साइज की। तो साइज कैसा हो सकता है, साइज हो सकता है कैपिटल B वाले में सबसे बड़ा, फिर हेट्रोजाइगस में उससे छोटा, और होमोजाइगस रिसेसिव में सबसे छोटा। तो यहाँ 2 फिनोटाइप नहीं आ रहे हैं, यहाँ 3 फिनोटाइप आ रहे हैं, बड़ा, फिर मिडिल और फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा है। ये NCERT की लाइन है, ये देखिए कि यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा है साइज में, इंटरमीडिएट साइज आ रहा है ना, इसलिए। और जहाँ तक बात है किसकी, शेप की, तो अगर कैपिटल B है तो राउंड है, कैपिटल B स्मॉल b है तो राउंड है, और स्मॉल b है तो रिंकल्ड है। ये देखिए, ये रिंकल्ड है, ये राउंड है, मतलब ये रिंकल्ड है, ये स्मूथ है, ये रिंकल्ड, ये स्मूथ। तो देख लिया आपने कि किस तरीके से ये डोमिनेंट हो गया, राउंड जो है वो डोमिनेंट हो गया। तो ये जो राउंड और रिंकल्ड वाला पोर्शन है वो तो आ गया किस में, डोमिनेंट और रिसेसिव वाले में। और सीड का जो साइज है, जिसमें सबसे बड़ा, फिर मीडियम, फिर सबसे छोटा, ये आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर में। तो एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप को जो है रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ देखा कि भाई डोमिनेंस जो है वो जीन का फंक्शन नहीं है। मतलब आपने देखा कि कैपिटल B जो है वो एक फिनोटाइप दे रहा है तो डोमिनेंस शो कर रहा है, और एक फिनोटाइप दे रहा है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। तो ये हैं 2 इंपॉर्टेंट पार्ट। जीन इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स पे चलेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन जो है वो केवल इस पन्ने से हम समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर को एक साथ कंसिडर करने की कोशिश करते हैं कि राउंड भी है और येलो भी है, और ये रिंकल्ड है और ग्रीन है। तो राउंड कैपिटल R में से एक उठा लेंगे हम, उठा लिया,
और येलो कैपिटल वाई में से एक उठा लेंगे हम, ये उठा लिया, तो गैमीट तो बन गए कैसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। और उसी तरीके से यहाँ से जब उठाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल वाई, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो चूंकि पहली जनरेशन में F1 जनरेशन में क्या आ जाएगा, ये डोमिनेंट है तो यही दिखने लगेगा, तो हमें ये भी राउंड और येलो ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी सेल्फिंग करवा देंगे, लेकिन सेल्फिंग कराएंगे तो गैमीट बनाने पड़ेंगे। और गैमीट कैसे बनते हैं, अब दो कैरेक्टर अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो दो कैरेक्टर की वजह से 4 तरीके के गैमीट बनेंगे, देखते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये 4 तरीके के बन गए, यहाँ भी 4 तरीके के बन गए। और जिन 4 तरीके का पुनेट स्क्वायर बना करके ये सारे के सारे 4 चौक 16 कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास आ जाएंगे, और ये बन गया आपका सिंपल डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका भी अपना जब हमने देखा बैठ करके, तो देखिए त्रिकोण बनाइए, एक ये त्रिकोण बन रहा है, एक ये त्रिकोण बन रहा है, जिसके केवल और केवल यहाँ पर और यहाँ पर मिलेगा। एक त्रिकोण जो है वो आपका ये बन रहा है, और एक ये रहा, तो बना क्या, 9 3 3 1, ठीक है। तो 9 3 3 1, ये इसका डाई हाइब्रिड वाले का रिजल्ट आएगा। अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि देखो भाई, ऐसा है कि ये एक टॉपिक जो है वो काफ़ी जगह जाने वाला है। तो हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को इस तरीके से समझते हैं कि देखिए, गैमीट बनना है, और गैमीट जो है वो 2 तरीके से बन सकता है। कैसे बन सकता है, ये देखिए, थ्योरी कहती है कि अगर मेरे पास इस तरीके का एक पर्टिकुलर सेल है, तो सेल के अंदर में कैपिटल आर वाले अलील एक साइड हैं, मतलब जो मेरे जीन है वो मिल रहा है, आर वाला जीन मिल रहा है एक क्रोमोसोम पे, और मेरा वाई वाला जीन मिल रहा है दूसरे क्रोमोसोम पे। तो उससे होगा क्या कि इस तरीके से अलील बनने की संभावना रहती है। देखिए कैसे, कि पहली बात, या तो मेरे कैपिटल आर के जो सामने है अगला क्रोमोसोम कैपिटल वाई वाला खड़ा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे कैपिटल आर वाले के सामने स्मॉल वाई वाला जो स्मॉल वाई है वो खड़ा हो जाए। और इसके बेसिस पे जब गैमीट बनेंगे तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मेरे को देखने का मिलेगा कि मेरे हर तरीके के गैमीट बन रहे हैं। मेरा गैमीट जो है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला भी बन रहा है, मेरा गैमीट स्मॉल वाई वाला भी बन रहा है, मेरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब चारों कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये इस तरीके से जो है चारों तरीके के जब कॉम्बिनेशन बराबर बन रहे हैं तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। भाई असॉर्ट करना लाइन में खड़े होने को बोलते हैं, असॉर्ट, है ना, या सेग्रीगेट करना या है। तो भैया ये अपनी मर्जी से राइट साइड में भी खड़ा हो सकता है, अपनी मर्जी से लेफ्ट साइड में भी खड़ा हो सकता है। लेकिन ये तो हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तो हो गया पूरा का पूरा पैराग्राफ खत्म, कि जिसके अंदर में मुझे ये देखने को मिलेगा कि भैया 50-50% इस तरीके से सारे के सारे तरीके के गैमेट जो हैं, चारों तरीके के गैमेट जो हैं वो मिल जाएंगे मुझे। कैसे, ये चारों तरीके के गैमेट जो हैं वो मेरे को कैसे मिलेंगे, 25% की फ्रीक्वेंसी में मिलेंगे, हैं। तो ये देखो, यही तो है, चारों तरीके के गैमेट जो है मुझे 25%, तो टोटल मिला करके 100% हो गया। ये वही लिखा हुआ है। तो ये चारों हैं, 4 1/4 1/4 1/4 होता ही 25% है। तो ये सेम चीज़ है, वही चीज़ लिखी हुई जो हमने डिस्कस की है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर ये अलग अलग क्रोमोसोम पे हों तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करेगा। तो ये रहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ही ये है कि स्मॉल वाई जो है लेफ्ट साइड में खड़ा हो जाए, चाहे कैपिटल वाई लेफ्ट साइड में खड़ा हो जाए। लेकिन अगर आप देखें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट न हो तो क्या होगा, अगर मान लो कि ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक ही क्रोमोसोम पे हैं और एक दूसरे से चिपके पड़े हैं, मतलब कि एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, तो हमेशा कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला ही जो गैमीट है वो देखने के लिए मिलेगा, बाकी गैमीट बनेंगे ही नहीं। तो यहाँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं कर रहा, और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ क्या काम कर रहा है, या लिंकेज काम कर रहा है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है वो क्या है, वो है लिंकेज। तो ये रहा।
तो मतलब कि अगर बिल्कुल कोर लेवल पे देखा जाए ना, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। बड़े ही सस्ते अंदाज में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमारे मेंडल साहब कह देते हैं कि भैया जो आसान भाषा में अगर आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल की नज़र से सुनेंगे तो मेंडल साहब बोलते हुए ये नज़र आएंगे कि देखो भाई ऐसा है कि अगर आप एक जीन देख रहे हैं, मतलब हाइट वाला देख रहे हैं, तो हाइट वाला जो जीन है उससे आप मेरे दो लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला लॉ मेरा क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो वो एक जीन से एक्सप्लेन हो जाएगा हाइट वाले से, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी वाला स्मॉल टी पे डोमिनेंट है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं गैमेट बनने के वक्त में। लेकिन अगर किसी को मेरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझना है तो उसे दो कैरेक्टर लेकर के आने पड़ेंगे। मतलब कि मान लो कि उसने सीड का शेप और रंग, तो सीड का शेप क्या है, राउंड और रिंकल्ड, और कलर क्या है, येलो और ग्रीन। तो कलर और शेप, ये दो कैरेक्टर हो गए, कलर और शेप। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि कलर वाले का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है और जो मेरा शेप वाले का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इसका रंग का शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शेप का रंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कह रहे थे मेंडल भाई साहब, ठीक है। लेकिन इससे एक कदम आगे जाकर के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ने क्या बोला, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ने ये बोला, देखो भाई ऐसा है कि मेंडल साहब आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आप गलत नहीं कह रहे थे, आप सही कह रहे थे, लेकिन आप केवल आधा सही कह रहे थे। आपका स्टेटमेंट था कि सीड का रंग और सीड का शेप दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा, और ये तब तक आपस में कोई लेना देना नहीं होगा जब तक ये अलग अलग क्रोमोसोम पर हों। तो जब ये अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करेगा। ये रहा ये आपका। और लेकिन अगर ये एक ही क्रोमोसोम पे आ गए तो फिर एक ही तरीके के गैमीट बनेंगे, और ये दोनों मिला करके होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और केवल ये होता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि भैया कोई मैटर नहीं करता, कोई भी दो कैरेक्टर ले लो, उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलता है नहीं है, अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं तब तो उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो वो लिंक हो जाएंगे, लिंकेज आ जाएगा, तो लेना देना हो जाएगा, और इन दोनों को मिला करके कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्या अंतर रहा भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, कि भाई पहले उस टाइम पर कम्युनिकेशन इतना आसान तो था नहीं जितना आज की तारीख में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि भैया उनका जो कॉन्सेप्ट जीन है, फैक्टर है, वो बिल्कुल दैट एक्सप्रेशन ट्रेड पेयर विद अलील डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर वाज नॉट एक्सेप्टेड। कि भैया मेंडल ने बोला था ब्लेंडिंग नहीं होती है, और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग पॉपुलर ही ये आइडिया था कि चीज़ें जो हैं ब्लेंड होती है। बच्चा पैदा हुआ, नाक मम्मी से, होठ पापा से, तो लोग क्या कहते थे कि कैरेक्टर ब्लेंड हो रहे हैं, देखो मम्मी के कैरेक्टर इधर है, पापा के दोनों कैरेक्टर ब्लेंडेड हैं। लेकिन भैया थे तो नहीं, अलील और कैरेक्टर जो है वो अलग अलग थे। तो वहाँ से क्या आया कि ये दूसरा आइडिया आया। तीसरा कि मेंडल के काम में मैथमेटिकल अप्रोच भर कर थी, और जो कि उस टाइम पर अनएक्सेप्टेबल थी, बिल्कुल नहीं थी, अपने समय से आगे थी। तो उसकी वजह से नया आया 1900 के अंदर में 3 साइंटिस्ट थे, डिवरीज, कोरेन और शमार्क। अब इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के जो काम है उसको रीडिस्कवर किया, और वहीं से क्या हुआ कि धीरे धीरे आगे चल करके हमने न्यूक्लियस के अंदर में झांक करके देखा, तो न्यूक्लियस के अंदर में हमें क्या देखने को मिला, क्रोमोसोम। क्रोम का मतलब कलर और जोम का मतलब बॉडी, कलर्ड बॉडी हमें देखने के लिए मिली। और 1902 के अंदर में क्रोमोसोम का मूवमेंट भी देखने को मिल गया, और क्रोमोसोम का मूवमेंट भी पता चल गया कि कैसे क्रोमोसोम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और सटन और बोवेरी ने ये बात नोट की कि जो भैया जीन का जो हरकतें हैं वो बिल्कुल क्रोमोसोम के पैरेलल हैं। तो जीन और क्रोमोसोम आपस में एक पैरेलल हरकतें कर रहे हैं। तो वहीं से आया कि क्रोमोसोम ड्यूरिंग इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग रिडक्शनल डिवीजन, कि भैया माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो हम बात करेंगे मियोसिस की, क्योंकि गैमेट कैसे बनते हैं, गैमेट बनते हैं मियोसिस से। तो यही दिखा रहा है आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए क्या है
कि ये एक मान लीजिए ये रहे 2 क्रोमोसोम लंबे वाले, ये होमोलोगस, ये क्रोमोसोम होमोलोगस हो गए, ये क्रोमोसोम भी होमोलोगस है, होमोलोगस ये दोनों, होमोलोगस ये दोनों। तो बोल रहा है कि कौन बोला कि जो है आपका एक तरीका तो ये हो सकता है कि लाल वाले के साथ में पीला वाला इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना ले। बोला कि कौन बोला लाल वाले के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बनना ही ज़रूरी है। और भी तो हो सकता है कि आपका बोला कि यहाँ से देख लेते हैं कि लाल वाले का पीले वाले के साथ में कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बोला कौन बोला, ये लाल वाला अगर चाहे तो इधर लेफ्ट साइड में भी तो खड़ा हो सकता है, तो फिर पीले वाले के साथ हरे वाले का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। और यही तो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। एनसीईआरटी में एक कदम कम ही दिखाया है, बट आई होप कि आप ये वाला जो आइडिया है यहाँ से इस बात को याद रखेंगे कि ये जो मैंने बताया आपको कि ये तो हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब जीन जो है अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे और जब एक पे होंगे तो इसको लिंकेज कहेंगे और दोनों को मिला करके कहेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यही हुआ कि सिटन और बोवेरी ने आर्ग्यू किया कि पेयरिंग और सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब कि जैसा जीन सेग्रीगेशन वगैरह शो कर रहे हैं वैसे क्रोमोसोम वगैरह भी सेग्रीगेशन वगैरह शो करेंगे। सो सटन ने जो नॉलेज है क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की और मेंडेलियन प्रिंसिपल को दोनों को मिला करके याद रखिएगा वही वाला, ये दोनों को मिला करके दोनों ये कि भैया क्रोमोसोम का जो आइडिया है और ये वाला जो आइडिया, दोनों को मिला करके जो आपका फिनोमिना बना उसको कहते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगला है कि भैया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो आ रहा था वो आया था थॉमस एंड मॉर्गन भाई साहब के पास से। थॉमस एंड मॉर्गन भाई साहब काम कर रहे थे ड्रोसोफिला पर, मेलानोगास्टर पे। अब जिस तरीके से पी प्लांट के फ़ायदे गिनाए जाते हैं वैसे ड्रोसोफिला के फ़ायदे वगैरह गिनाए जा सकते हैं कि भैया कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, सिंपल सिंथेटिक केले के ऊपर, आलू के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। 2 वीक के इनकी लाइफ साइकिल होती है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी आती है, मेल और फीमेल को बहुत आसानी से डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के नीचे भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है और इनके अंदर में वेरिएशन भी कई तरीके के मिल जाएंगे। तो ये मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई जो है क्यों चूज़ की थी। अगला आइडिया है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या कहता है कि भैया जब मॉर्गन भाई साहब ने कुछ इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई के ऊपर जो सेम क्रॉसेज लगाई तो मेंडल भाई साहब को वो F2 रेशियो मिले ही नहीं, वो 9:3:3:1 वगैरह वो रेशियो मिले ही नहीं। उन्होंने देखा F1 प्रोजेनी के अंदर में 2 जीन जो हैं वो सेग्रीगेट, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था ही नहीं, सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट था ही नहीं। मतलब कि सिंपल आसान भाषा में मॉर्गन भाई साहब ने कोई भी प्रोजेनी जब कोई भी तरीके का वो लगा करके देखा, क्रॉस लगा करके देखा, तो उन्हें वो रेशियो नहीं मिला, डिड नॉट गेट दैट पर्टिकुलर रेशियो। F2 रेशियो जो था वो डेविएट करने लगा बहुत ज़्यादा। अब जो मॉर्गन भाई साहब जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि ये काम कर रहे थे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। मेंडल भाई साहब क्या काम कर रहे थे, ऑटोसोम्स पे। तो यहाँ ये जो काम चल रहा है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर चल रहा है। तो देखा गया कि पेरेंटल टाइप जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं और नॉन पेरेंटल टाइप थोड़े कम आ रहे हैं। ये क्या है पेरेंटल और नॉन पेरेंटल टाइप, इसको देख लेते हैं अपने लेवल पे। तो जो सारा का सारा काम हो रहा है वो हम जानते हैं कि गैमीट बनने के वक्त पे है, और गैमीट जब बनते हैं तो हम जानते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम पापा का है, ये क्रोमोसोम मम्मी का है। ये है क्रोमोसोम नंबर 1 जो पापा से मिला हुआ है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 जो मम्मी से मिला हुआ है। अब यहाँ इसको मैं दिखा दूंगा ये काले से और इसको दिखा दूंगा मैं किससे, लाल से। और हम जानते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है A और B, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जीन A है, यहाँ जीन B है। यहाँ अगर जीन कैपिटल A है तो उसी का काउंटर पार्ट यहाँ स्मॉल a मिल जाएगा मुझे। तो इसको तो कह देते हैं कि अगर मुझे भाई, या तो ये हो सकता है कि भाई ऐसे के ऐसे ही मिल जाएं, ये A और B साथ में आ जाएं, A और B साथ में आ गए और स्मॉल a स्मॉल b साथ में आ गए। तो अगर ये देखो ये पेरेंट में यही तो था, पेरेंट में कैपिटल A कैपिटल B साथ में था तो वो एक गैमीट बन गया, स्मॉल a स्मॉल b साथ में था तो वो एक गैमीट बन गया। लेकिन ये तो इनको इस तरीके के गैमीट को कहते हैं पेरेंटल टाइप। इससे जो बच्चे बनेंगे उनको भी कहेंगे पेरेंटल टाइप। लेकिन आप जानते हैं कि क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन नाम की क्या होती है, चिड़िया होती है। रिकॉम्बिनेशन के अंदर में एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज, तो ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम बैठा हुआ है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या कर सकता है कभी कभी कि कैपिटल A और
स्मॉल बी, इन दोनों को साथ में ले आएगा। ये देखिए कैपिटल ए और स्मॉल बी को साथ में ले आएगा तो ऐसा नया क्रोमोसोम जो है बन जाएगा। देखिए ये नया क्रोमोसोम बनता है ना, रिकॉम्बिनेशन से ऐसा काम ऐसा हो जाता है। तो अब मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कैपिटल ए के साथ में क्या आ गया है, स्मॉल बी। तो कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी, अब ये पेरेंट में तो था नहीं, अगर पेरेंट में नहीं था तो इसको कहते हैं नॉन पेरेंटल टाइप। तो ये देखने को मिल रहा है कि नॉन पेरेंटल टाइप जो है, आप देखिए, आप पढ़िए कि प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल जीन का जो कॉम्बिनेशन है, अब समझ में आ रहा है, ये है ए और बी जो है पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन है, वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल। आसान भाषा में पॉइंट इतना है कि देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे ए और बी, ये अगर दो जीन हैं, अगर ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो क्या होगा, तो आपका पेरेंटल टाइप, तो बीच में रिकॉम्बिनेज आसानी से बैठ सकता है और कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी बहुत आसानी से बन सकता है। तो रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा बनेंगे। तो जैसे जैसे, तो आइडिया क्या है कि जैसे भाई ये देखिए, यहाँ देखिए ए बी सी 3 जीन है, अब बी और सी के बीच में जगह ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेज के यहाँ बैठने की संभावना कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ रिकॉम्बिनेज आसानी से नहीं बैठ पाएगा। तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, मुझे देखने के लिए मिलेगा ए और बी ज़्यादातर साथ में रहेंगे और बी और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो जब दो जीन एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं उसको टाइटली लिंकेज बोल देते हैं, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है रिकॉम्बिनेशन के होने की संभावना भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसको बोलेंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो इस इमेज में भी यही दिखाया जा रहा है, पेरेंटल है, ये रहे पेरेंटल, जिसमें हमें दिख रहा है कि 2 जीन हमने लिए हैं जो एक दूसरे के बड़े करीब हैं। अगर एक दूसरे के बड़े करीब हैं तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम आसानी से बैठ नहीं पाएगा, बैठ जाएगा लेकिन बहुत कम टाइम बैठेगा, 1-2% बार। तो देखिए कि किस तरीके से ये वाले जो पेरेंटल वाले हैं कैपिटल, ये देखिए ये बिल्कुल पेरेंट के तरीके के हैं, कैपिटल Y+W+Y+W+YW ये पेरेंटल वाले हैं। लेकिन जिसमें क्रोमोसोम टूट के आपस में मिला हुआ नज़र आता है, रिकॉम्बिनेंट जिसको बोलते हैं, नया रिकॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, वो केवल 1.3% हुआ है। और ये बताता है कि जो जब 2 जीन एक दूसरे के बड़े करीब होते हैं तो बीच में रिकॉम्बिनेज आकर के नहीं बैठ सकता। इसका मतलब है कि वो दोनों के दोनों जो जीन हैं आपस में लिंक्ड हैं अच्छे से। लेकिन अगर आप उन दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर कर देंगे तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि बीच में कौन बैठ जाए, बीच में रिकॉम्बिनेज बैठ जाए और रिकॉम्बिनेशन हो जाए। और उस केस में हमें रिकॉम्बिनेशन 37-40% तक मिल रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेज बड़े प्यार से बैठ गया। तो पेरेंटल टाइप जो है वो कम हो गए हैं और रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं। तो जीन अगर पास रहते हैं तो लिंकेज, जीन जितने दूर रहेंगे उतने ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब कि देखिए ऐसा है कि एक जीन, अभी तक हमने पढ़ा है एक जीन से एक फिनोटाइप है, जैसे कि टंग रोलिंग, एक जीन एक फिनोटाइप, या फिर हाइट एक कैपिटल टी एक ही वो। फिर हमने पढ़ा एक जीन एक से ज़्यादा तरीके के उसके इफ़ेक्ट, जैसे कि हमने देखा किसके अंदर में, प्लियोट्रोपी के अंदर में कि जीन था बी और वो आपके साइज़ और रंग दोनों को, साइज़ और शेप दोनों को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा जीन जो होते हैं वो मिल कर के सारे के सारे मिल कर के एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि हाइट, तो हमारी जो हाइट है वो 10 तरीके के जीन होंगे और उनसे मिल करके जब वो सारे एक साथ काम करेंगे तब जा करके हाइट डिटरमाइन होगी। या स्किन कलर भी इसी तरीके का होता है। और स्किन कलर में एग्जांपल दिया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर में 3 जीन है जिससे स्किन का कलर डिसाइड होता है, तो जब तीनों के तीनों कैपिटल हो जाएं, तीनों के तीनों डोमिनेंट हो जाएं तो उसका स्किन कलर डार्केस्ट होगा, और तीनों के तीनों स्मॉल हो जाएं तो उसका स्किन कलर लाइटेस्ट होगा, पेलेस्ट होगा। ये हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रोपी हमने पहले ही पढ़ा था कि क्या हुआ था कि ऊपर वाला के जब एक पर्टिकुलर जीन एक से ज़्यादा तरीके के फिनोटाइप को कंट्रोल करने लगे, हमने ऊपर देखा था कि कैपिटल बी स्मॉल बी वाला जो जीन था वो आपकी सीड शेप और सीड साइज दोनों को कंट्रोल कर रहा था। एक और एग्जांपल है फिनाइल कीटोनूरिया, उसके अंदर में म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से आपका एंजाइम जो है नहीं बनने लगता है और शरीर के अंदर में जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, हेयर का कम होना और स्किन का पिगमेंटेशन,
तो स्किन पिगमेंटेशन का कम होना और हेयर में पिगमेंटेशन का कम होना, तो ये सारे के सारे प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल हो गया कि एक जीन है और एक से ज़्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले हमें बताया हैनकिन भाई साहब के बारे में कि भैया उन्होंने 1891 के अंदर में ये देखा था कि भाई कोई एक स्ट्रक्चर है जो गैमीट बनने के वक्त में आधी बार तो स्पर्म में जाता है, आधी बार वो स्पर्म में नहीं क्या नाम है नहीं जाता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी, और एक्स बॉडी ही आगे चल करके हमें पता चला कि एक्स क्रोमोसोम होती है। तो वहाँ से हमने कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा, XO टाइप का, कि आधे स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा, आधे स्पर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो आधे ऑर्गेनिज्म बनेंगे एक्स वाले और XO वाले। तो बस यही है कि एग जो है फर्टिलाइज हो जाएगा या तो एक्स वाले से, तो XX हो जाएगा तो फीमेल बन जाएगा, और अगर स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा आपके ऐसे ओवम, अगर एक्स बिना एक्स वाला अगर आपका ओवम को फर्टिलाइज कर देगा तो XO बन जाएगा, उससे मेल बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम बोल देते हैं। जितने भी क्रोमोसोम हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है कि भैया जो एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा बच गए वो हैं ऑटोसोम। तो इंसेक्ट वगैरह में, कुछ इंसेक्ट्स में XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो XO मेल हो गए, XX फीमेल हो गए। तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर में भी। तो कुछ इंसेक्ट और कुछ कुछ इंसेक्ट में तो XO वाला डिटर्मिनेशन मिल जाएगा, और हमारे अंदर में और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर में XY वाला जो है मिल जाएगा। XY वाले में क्या होता है कि एक सेल होती है, आधे स्पर्म में जाता है X क्रोमोसोम, आधे स्पर्म में जाता है Y क्रोमोसोम। तो अगर X वाला स्पर्म ओवम से फ्यूज़ करता है तो XX वाली फीमेल बन जाएगी, और Y वाला अगर ओवम से फ्यूज़ करता है तो XY वाला मेल बन जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि XY वाला मेल बन जाएगा, XX वाला फीमेल बन जाएगा, और मेल वाले के पास या तो मेल स्पर्म के पास या तो एक X है या एक Y है, ये वही दिया हुआ है। सेम चीज़ है जो आप बहुत पहले से XO और XY वाला पढ़ते हुए आ रहे हैं। और हमने जो दोनों पढ़े, XO वाला पढ़ा, XY वाला पढ़ा, दोनों के अंदर में ये जो काम है वो मेल के अंदर में हो रहा था कि मेल जो है वो या तो X तरीके का स्पर्म बना रहा है या O तरीके का स्पर्म बना रहा है, या X तरीके का स्पर्म बना रहा है या Y तरीके का स्पर्म बना रहा है। और चूंकि मेल पे अलग अलग तरीके के गैमीट बन रहे थे, क्योंकि फीमेल तो हमेशा कैसा गैमीट बनाएगी, X क्रोमोसोम वाला गैमीट बनाएगी, तो उसके हर एक ओवम सेम ही होगा। तो मेल में अलग अलग तरीके के गैमीट बन सकते हैं, तो मेल वाले जो हैं हेट्रो मतलब अलग अलग तरीके के गैमीट बना पा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं फीमेल और फीमेल के अंदर में, भाई 23 पेयर मिल जाएंगे आपको। लेकिन कभी कभी आपको ये देखने को मिल सकता है कि ये सेम काम फीमेल हेट्रोगैमिटी के अंदर में चेंज हो जाए। जैसे कि यहाँ पर जैसे हमारे अंदर में XX हो तो फीमेल होता है, वैसे ही मुर्गे के अंदर में ZZ हो तो मेल होता है, उल्टा है। और फीमेल जो होती हैं उनके अंदर में क्या होता है, XY ZW है। जैसे हमारे अंदर में मेल XY होता है वैसे इनके में फीमेल्स हैं। तो यहाँ पर फीमेल हेट्रोगेमिटी है, हमारे अंदर में मेल हेट्रोगेमिटी है। यही लिखा हुआ है ZW वाला आइडिया कि ZW जो होता है वो होती है फीमेल, और ZZ वाले जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं मेल। ह्यूमंस के अंदर में सेक्स डिटर्मिनेशन हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स मिलेंगे, और जो मेल है वो 2 तरीके के स्पर्म बना पाएगा, X वाले और Y वाले। 50% स्पर्म बनेंगे X वाले, 50% स्पर्म बनेंगे Y वाले, और इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि भाई X वाला फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बन जाएगी, Y वाला फर्टिलाइज करेगा तो मेल बन जाएगा, और इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। 50% चांसेस है मेल बनने के, 50% चांसेस है फीमेल बनने के। लेकिन चूंकि फीमेल चिल्ड्रन हैव बीन हमारे समाज में ऑस्ट्रेसाइज्ड कर दिया जाता है, फीमेल उसको दरकिनार कर दिया जाता है, तो ये बड़ा ही बुरा माना जाता है फीमेल्स का होना, जो कि बहुत ही गलत नोशन है। ओके, ये लिखा जाना बड़ा ज़रूरी है NCERT। अगला है हनी बी के अंदर में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो बोला कि ये भी इसको भी देख लेते हैं फटाफट से एक बार। एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में कैसे होता है। तो मान लीजिए कि फीमेल है जिसके पास 32 क्रोमोसोम है, 32 क्रोमोसोम के अंदर में मियोसिस होगा, गैमीट बनेंगे। तो गैमीट बनेंगे तो 16 वाले गैमीट बनेंगे। कुछ गैमीट ऐसे होते हैं जो कि बिना किसी फर्टिलाइजेशन के मेल में डेवलप हो जाएंगे, तो अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू मेल ड्रोन, जिसको वो पार्थेनोजेनेसिस बोल देते हैं। तो मेल के पास जो का नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो गए, और
फीमेल जो होती हैं यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि कुछ फीमेल जो हैं, जो ये जो 16 वाले जो मेल हैं, ये तो ड्रोन हो गए जो कि पार्थेनोजेनेसिस से बने हैं। हाँ, ये इमेज ज़्यादा सही है। क्या दिख रहा है हमें कि हमें दिख रहा है कि डिप्लॉयड फीमेल है, डिप्लॉयड फीमेल 32 क्रोमोसोम, मियोसिस हुआ 16 क्रोमोसोम, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, हैप्लॉयड मेल भी बन गई। ठीक है, अब यही डिप्लॉयड फीमेल भी है, मियोसिस हुआ, एग बन गए, और एग बनने के बाद यहाँ से जो हैप्लॉयड मेल है यहाँ ले लो, इनके अंदर में कोई मियोसिस नहीं होगा, स्पर्म बनेंगे, फर्टिलाइज होगा तो डिप्लॉयड फीमेल भी बन जाएंगी, और वो फर्टिलाइज डिप्लॉयड फीमेल भी जो रॉयल जेली भी जो जेली खाएंगी वो क्वीन बन जाएंगी। तो ऐसे लिखा है ना एनसीईआरटी में कि यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप्स इनटू फीमेल। ठीक है, फीमेल। अब ये फीमेल वर्कर भी हो सकती है और क्वीन भी हो सकती है। रॉयल जेली पे खाएगी तो क्वीन, नहीं तो फिर वर्कर। अगला टॉपिक है हमारा म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के अंदर में बोल रहा है कि भैया जो डीएनए का जो सीक्वेंस है ATCG जो लिखा होता है उसके अंदर में कोई ऑल्ट्रेशन हो जाए, ए की जगह टी हो जाए, टी की जगह ए हो जाए, सी की जगह जी हो जाए, कुछ भी, तो उसकी वजह से या तो जीनोटाइप बदल जाए या फिर आपका फिनोटाइप बदल जाए। हर जीनोटाइप फिनोटाइप में बदले ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर फिनोटाइप में बदलाव आ रहा है तो इसका मतलब है डीएनए का सीक्वेंस ज़रूर चेंज हुआ है, तो इसी को कह देते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों के दोनों मिल के डीएनए में वेरिएशन लेकर के आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल केवल और केवल म्यूटेशन की। अब देखिए क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि डीएनए सुपर कॉइल फॉर्म में होते हैं, तो जैसे डीएनए के लेवल पे म्यूटेशन हो सकता है वैसे ही क्रोमोसोमल के लेवल पे भी एबरेशंस या ऑल्टरेशन हो सकती हैं। क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूट जाए, डिलीशन, क्रोमोसोम को कुछ अलग से कहीं से टूटा हुआ हिस्सा मिल जाए, डुप्लीकेशन या इंसर्शन, इसको ये क्रोमोसोम के लेवल पे हो जाएगा। इसको कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, जो कि आमूमन कैंसर के अंदर में बहुत ज़्यादा नज़र में आता है। अगर आपका केवल और केवल एक सिंगल बेस पेयर चेंज हो रहा है, मतलब कि ए की जगह सी हो गया, सी की जगह ए हो गया, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। और कभी कभी क्या हो जाता है कि वहाँ से क्या निकल जाता है, डिलीशन हो जाता है या इंसर्शन हो जाता है। देखिए, डिलीशन या इंसर्शन होने की वजह से प्रॉब्लम यह है कि हम जो पढ़ते हैं अपने डीएनए को वो 3 की फॉर्म में पढ़ते हैं, मतलब ऐसे पढ़ते हैं AUG BAC ऐसे करके 3 की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो अगर आपने एक ज़बरदस्ती कुछ डिलीट कर दिया या ज़बरदस्ती कुछ घुसेड़ दिया तो पूरा का पूरा वो जो 3 का जो फ्रेम है वो बिगड़ जाएगा, और इसीलिए उसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आपके केमिकल्स भी हैं जो म्यूटेशन करा सकते हैं, फिजिकल फैक्टर भी हैं जो म्यूटेशन करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो म्यूटेशन करा सकते हैं, और जो चीज़ म्यूटेशन करा सकती हैं उसको कहते हैं हम म्यूटाजेन। देखिए क्या है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर में कंट्रोल्ड क्रॉसेस तो पॉसिबल है नहीं, जैसे हमारे मेंडल भाई साहब पाइसम से टाइपम के अंदर में करा देते थे। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें फैमिली हिस्ट्री को ही पढ़ करके समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सा जो हेरिडिटी है वो किसी कैरेक्टर की फैमिली के अंदर में कहाँ से कहाँ जा रही है, और इसी चीज़ को पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। कि पेडिग्री एनालिसिस ये इनहेरिटेंस को स्टडी करता है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के जो कि फैमिली में रिप्रेजेंटेड है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन। ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर में जो पेडिग्री जो हमें है वो स्टडी ये बात हमें प्रोवाइड कराती है कि हम कोई स्पेसिफिक ट्रेट को स्टडी कर सकें। किसी कोई अगर कोई बीमारी चल रही है, जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा है, तो उसको देख सकें कि कहाँ से कहाँ जा रहा है और किस तरीके का पैटर्न शो करता है ताकि उससे बचा जा सके। तो ये पूरा उसका खाका है। देखिए हमारे पास डीएनए है, डीएनए से बनता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में हमारे पास दो तरीके के ऑटोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम में अगर आपका म्यूटेशन हो जाए तो उसको कहते हैं ऑटोसोमल के डिसऑर्डर है या उसका इनहेरिटेंस चल रहा है, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अब ऑटोसोमल में हो सकता है आपकी डोमिनेंट एलील बर्बाद हो जाए या रिसेसिव एलील बर्बाद हो जाए, तो उसी के बेसिस पे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट या ऑटोसोमल रिसेसिव कहलाएगा। भाई सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर को बताते हैं, और चूंकि हमारे पास 2 तरीके के सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, जो कि सेक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि वाई वाले पे अगर म्यूटेशन है तो सारे मेल बर्बाद हो जाएंगे, उसको वो साफ पता चल जाएगा, उसको कहते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो उसको कोई पूछता नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग सेक्स लिंक्ड को बराबर मानते हैं एक्स लिंक्ड से। तो एक्स लिंक्ड में क्या हो सकता है कि भैया वो डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव ऐसा हो जाएगा।
अब देखिए कि सबसे पहले अगर आपको जब पेडिग्री सॉल्व करनी होती है या पेडिग्री के बारे में जानकारी लेनी होती है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि भैया सारी जेनरेशन अफेक्टेड होंगी और कोई कैरियर नहीं होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है कि भैया एक अलील भी खराब आ गई जो कि डोमिनेंट है, तो एक अलील खराब आ गई तो सारे अफेक्टेड मिलेंगे। और चूंकि ऑटोसोमल के अंदर में हो रहा है तो इसलिए मेल और फीमेल के अंदर में बराबर मिलेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या होता है? रिसेसिव का मतलब है केवल और केवल जब स्मॉल टी जब दिखेगा तभी, और स्मॉल टी जो होता है वो जनरेशन स्किप करके दिखता है। और चूंकि ऑटोसोमल है इसलिए मेल और फीमेल दोनों के दोनों बराबर अफेक्टेड नजर आएंगे। सेक्स लिंक्ड के अंदर में, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर में, क्योंकि रिसेसिव है तो जनरेशन स्किप करती हुई नजर आएंगी, और चूंकि सेक्स लिंक्ड है तो फीमेल जो है वो केवल और केवल कैरियर होंगी और ज़्यादातर मेल अफेक्टेड होंगे। भाई क्योंकि मेल के पास केवल क्या है, एक्स क्रोमोसोम एक ही है, तो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम खराब हुआ तो पूरा मेल खराब हो जाएगा। फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम खराब हुआ तो वो केवल कैरियर बनेगी। फीमेल के दोनों एक्स खराब होने चाहिए तब जाकर के वो डिजीज़ को आगे लेकर के जाएगी। कैसे पता लगाएंगे किसी भी पेडिग्री को सॉल्व करने के 3 स्टेप में? पहला, क्या जनरेशन स्किप हो रही है? अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो रिसेसिव, और अगर नहीं हो रही है तो डोमिनेंट। कैरियर हैं क्या? अगर कैरियर हैं तो रिसेसिव, अगर नहीं है तो डोमिनेंट। और अगर रिसेसिव है तो क्या मोर मैन अफेक्टेड है? अगर ज़्यादातर मैन अफेक्टेड है तो सेक्स लिंक्ड है, अगर नहीं तो ऑटोसोमल है। और अगर केवल फीमेल कैरियर्स हैं तो आपका सेक्स लिंक्ड है, वरना ऑटोसोमल है। ये बहुत बैठ करके हमने रिवाइज कर लिया है, लेकिन ये बहुत बैठ करके अगर आपको नहीं आता तो डिटेल में बैठिए और समझिए कि 3 स्टेप में पेडिग्री को आप किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। हम ऑल्ट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम ये हो चुका है। अगला है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। देखिए एनसीईआरटी में 2 तरीके के डिसऑर्डर्स पढ़ाए जाएंगे, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक है मेंडेलियन वाले जो डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम के अंदर में क्रोमोसोम खराब होगा, डुप्लीकेट होगा, कम हो जाएगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक जीन के ऊपर बात करते हैं कि सिंगल जीन या तो ऑल्टर हो गया या तो म्यूटेशन हो गया। अब इसके लिए अलग अलग तरीके के एग्जांपल हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो या तो डोमिनेंट हो सकता है या तो रिसेसिव हो सकता है जी। और पेडिग्री एनालिसिस से आप ये चीज़ जो है बता सकते हैं, और ऊपर हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया है कि किस तरीके से आप बताएंगे कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पेडिग्री के। अगला है कलर ब्लाइंडनेस, एग्जाम्पल है जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सेक्स लिंक्ड है, मतलब कि इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, और रिसेसिव है मतलब कि जब फीमेल तब अफेक्टेड होंगी जब फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम बर्बाद हो जाए, और मेल तब बर्बाद होंगे जब उनका एक्स क्रोमोसोम बर्बाद हो जाए। तो आप देखेंगे क्या लिखा है कि इसके अंदर में जो ऑर्गेनिज्म है वो रेड और ग्रीन लाइट के अंदर में फ़र्क करना उसका कम हो जाता है, और एक्स क्रोमोसोम पे है वो जीन जिसके अंदर में म्यूटेशन हुई है, और तकरीबन मेल जो है 8% होते हैं इसके अंदर में। 8% का क्या मतलब हो गया? मतलब मेल ज़्यादा है और फीमेल केवल 0.4% है, मतलब मेल ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। आप जानते हैं सेक्स लिंक्ड में जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है उसके अंदर में मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब जो द सन ऑफ अ वुमेन हु कैरीज, द सन मतलब वुमेन क्या है, कैरियर है। ये रहा वुमेन कैरियर का मतलब है उसका एक एक्स क्रोमोसोम खराब है, तो ये अपने सन के अंदर में या तो सही वाला भेज देगी या बेकार वाला भेज देगी। तो सन के अफेक्टेड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, 50%। ये रहा ना 50% प्रोबेबिलिटी। A daughter will not normally be colorblind unless her mother is carrier and her father is colorblind। लड़की केवल एक ही स्थिति में कलर ब्लाइंड हो सकती है कि पहली बात तो फादर का कैरियर होना ज़रूरी है कि फादर का एक्स क्रोमोसोम बर्बाद हो, और मदर कम से कम, नहीं तो कैरियर हो। कलर ब्लाइंड हो तो भी ठीक है लेकिन कम से कम कैरियर हो। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है, ये भी रिसेसिव, ये सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है। कह रहा है कि ट्रांसमिशन अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल कैसी होगी? एक एक्स क्रोमोसोम सही होगा, एक एक्स क्रोमोसोम बर्बाद होगा। और फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, तो अपने 50% मेल प्रोजेनी को वो भेज देगी बेकार एक्स क्रोमोसोम। इसके अंदर में भी सिंगल प्रोटीन ही बर्बाद होता है। वो सिंगल प्रोटीन जो है वो क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए वजह से ब्लीडिंग जो है रुकती नहीं है। और इसके लिए क्या होता है कि मेल ज़्यादा अफेक्टेड नज़र आते हैं, और मेल ज़्यादा अफेक्टेड नज़र आते हैं तो वो जल्द मरने लगेंगे।
और फीमेल के अंदर में ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात इसलिए है क्योंकि फीमेल के अंदर में मेंस्ट्रुएशन जैसे शुरू होगा वैसे ही फीमेल जो है वो ऑलमोस्ट डेथ डिफाइन हो जाएगी उनकी। फैमिली क्वीन विक्टोरिया की फैमिली के अंदर में ये पर्टिकुलर ट्रेट जो डिसऑर्डर है वो देखा गया था। अगला है सिकल सेल एनीमिया। ये ऑटोजोम्स पे, ये सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, मतलब मेल और फीमेल दोनों में बराबर मिलता है। ये मेल में ज़्यादा मिलेगा, वो ऊपर वाला भी मेल में ज़्यादा था। ये मेल और फीमेल में दोनों में बराबर मिलता है। 50% प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर इन प्रोजेनी, मतलब मेल हो फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50% है। रिसेसिव है इसलिए इसमें कैरियर होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। होता क्या है कि इसके अंदर में हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, अडल्ट हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, तो HbA वो कन्वर्ट होकर के हो जाता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि ये मेरा क्या है कि ये मेरा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर में मेरे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन 2 अल्फ़ा 2 बीटा से मिलकर के बना होता है। तो बीटा वाली जो चेन है उसमें छठा जो अमाइनो एसिड होता है वो उसमें म्यूटेशन हो जाती है ना, GAG से GTG हो जाता है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली मेरा जो ग्लूटामिक एसिड है वो वेलिन में बदल जाता है। ये जो है पोलर है, ये ए पोलर है, वेलिन ए पोलर है। तो ए पोलर वाला जो है ए पोलर के साथ चिपकने लगता है और चिपक के सारे हीमोग्लोबिन पॉलीमर से बन जाते हैं, और पॉलीमर बन जाते हैं तो पूरी RBC जो है वो सिकल शेप हो जाती है। तो यही लिखा हुआ है कि ग्लूटामिन जो है वो वेलिन से बदल गया, 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन में बदल गया, और इसको सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि छठे स्थान पे हुआ है, GAG से GUG में बदल गया है। अब इसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो पॉलीमर से बनने लगता है और RBC जो है बाइकॉनकेव शेप की हो जाती है। अगला है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया के अंदर में भी आपका क्या हो रहा है कि इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म है और ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, मेल फीमेल में बराबर होगा और जनरेशन इसके अंदर में स्किप होगी। तो होता क्या है कि एक ऐसा एंजाइम बर्बाद हो जाता है जो कि कन्वर्ट कर रहा होता है अमाइनो एसिड को, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में नहीं बदल पाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि शरीर के अंदर में फिनाइल एलेनिन इकट्ठा होने लगेगा और फिनाइल एलेनिन को शरीर कन्वर्ट कर देगा फिनाइल पायरुविक एसिड में और दूसरी चीज़ों में। जब ये चीज़ें ब्रेन में इकट्ठी होने लगती हैं तो उसको उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है पूरे अच्छे तरीके से। अगली डिजीज़ है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है वो भी ऑटोजोमल रिसेसिव, मतलब मेल और फीमेल में बराबर होगी और इसके अंदर में जो जनरेशन है वो जो है स्किप होगी, पेरेंट से जनरेशन में जाएगी और कैसे जाएगी। बोथ पेरेंट आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन हेट्रोजाइगस, कि अगर दोनों ही पेरेंट हैं और दोनों ही कैरियर हैं तो बच्चे में जाने की संभावना 1/4 होगी। अभी क्या होता है कि भाई हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की 2 चेन है, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन में प्रॉब्लम हो जाए तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन में प्रॉब्लम हो जाए तो बीटा थैलेसीमिया। अब होता क्या है कि इसके अंदर में कभी कभी म्यूटेशन जो चलती है, म्यूटेशन इस तरीके की हो जाती है कि म्यूटेशन होती है और म्यूटेशन में अल्टीमेटली स्टॉप कोडॉन लग जाता है। क्या होता है कि भैया आपका म्यूटेशन चलती जा रही और म्यूटेशन ऐसी हुई है कि बीच में UAC जो है UAA में बदल गया है और UAA जो है स्टॉप कोडॉन होता है। स्टॉप कोडॉन आते ही आपका अल्फा जो थैलेसीमिया है वो बनना बंद हो जाएगा। तो इसकी जो क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी जो प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया मतलब जो अल्फा हीमोग्लोबिन है वो ट्रंकेटेड प्रोटीन बनेगा, वो आधा ही बनेगा, और जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो बीटा आधा बनेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो चेन है अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में, जो बीटा ग्लोबिन की जो चेन है, मतलब बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन की जो चेन है वो पूरी नहीं बन पाती है। और इनके जीन दे रखे हैं कि भैया जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पे आपका जो है बीटा मिल जाएगा और क्रोमोसोम नंबर पे, मतलब क्रोमोसोम नंबर 16 पे अल्फा मिल जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 11 पे बीटा मिल जाएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अब यहाँ पर क्या है कि क्रोमोसोम के लेवल पे हम आ गए हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी कहते हैं कि जब आपका क्रोमोसोम नंबर बढ़ या घट जाए, तो या तो आपके 44 में एक बढ़ जाए या एक घट जाए, इस तरीके से होता है। मतलब अगर मैं ऑटोजोम्स की बात कर रहा हूँ तो डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम गायब होता है। तो जब एक क्रोमोसोम फालतू हो या एक क्रोमोसोम गायब हो तो उसको एन्यूप्लॉइडी कह देते हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा सेट क्रोमोसोम का डबल हो जाए तो उसको कह देते हैं पॉलीप्लॉइडी, 2n से 3n हो जाए या 4n हो जाए, इसको कहते हैं एडिशनल, मतलब पॉलीप्लॉइडी की कैटेगरी में चला जाएगा ये। डाउन सिंड्रोम आपका ये एग्जांपल है कि इसके अंदर में कुछ ट्राइजोमी, मोनोजोमी, ट्राइजोमी फालतू क्रोमोसोम, मोनोजोमी एक क्रोमोसोम कम। तो इसके 3 एग्जांपल है, डाउन, टर्नर और क्लिनफेंटर। क्लिनफेंटर में क्रोमोसोम नंबर 21 फालतू हो जाता है,
लैंगडन डाउन के नाम पे इसका रखा गया था। इसकी कुछ क्या दे रखी है कि कैसा दिखता है व्यक्ति। क्लिनफेंटर के अंदर में एक्स क्रोमोसोम जो है वो फालतू हो जाता है, जिसकी वजह से मैस्कुलिन डेवलपमेंट रहता है, और गायनेकोमेस्ट्रिया डेवलपमेंट जो है वो है ओवरऑल मैस्कुलिन होते हैं, बट उनके पास स्टेराइल होंगे, मेल ब्रेस्ट होंगे उसके पास। टर्नर सिंड्रोम में एक कम हो जाएगा, 45 जमा XO, मतलब कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है कम है। ये फीमेल रहते हैं, ये जो है स्टेराइल है लेकिन फीमेल है। ओवरीज रूडिमेंट्री होती हैं, बॉडी के अंदर में ही होती हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कम होते हैं। ओके।